जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार ईरान की तरफ अमेरिका ने नौसैनिक बेड़े को बढ़ा ही दिया दोस्तों। 8000 सैनिक, 70 एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी, मिसाइलें। बताएंगे जंग छिड़ी तो ईरान का क्या होगा। लेकिन वहीं अगर ईरान में वाकई में सरकार बदली तो भारत को फायदा होगा या घाटा। साथ में भारत के दुश्मन देशों के लिए ईरान का कैसा संबंध रहने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, क्या अमेरिका के साथ इजरायली नेतन्याहू ने किया विश्वासघात। बताएंगे अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, लेकिन तनाव के बीच इजराइल ने कर ली ईरान से बहुत बड़ी सीक्रेट डील। क्या सीक्रेट डील है वो दोस्तों, साथ ही बताएंगे। रूस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को सुनाया देश छोड़ने का फरमान, 2 हफ्ते का दिया वक्त। दोस्तों क्यों पुतिन की रडार पर आया जर्मनी और ब्रिटेन। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तानी ट्रंप की शाबाशियां पाकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। अब उसी ट्रंप ने दोस्तों पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया। मुनीर को फेवरेट जनरल बताने वाले ट्रंप ने आखिर क्यों रोका पाकिस्तानियों का वीजा। वहीं इस वीजा के रुकने के बाद दोस्तों रोने लगे शहबाज शरीफ, और रोते रोते जब हुई बेइज्जती फील तो तोड़ ली चुप्पी। बताएंगे क्या कहा अमेरिका को लेकर। वहीं दोस्तों भारत के पड़ोस में एक और नई बला, पाकिस्तान के परमाणु, सऊदी के पैसे, तुर्की के हथियारों वाले कॉकटेल से इस्लामिक नाटो वाला बड़ा खतरा। बताएंगे क्या है इस्लामिक नाटो, सऊदी पाक तुर्की गठजोड़ कैसे भारत के लिए बन सकता है सबसे बड़ा खतरा दोस्तों। वहीं ट्रंप के प्लान पर नाटो ने चली भयंकर चाल, अचानक 6 देशों की सेना पहुंची ग्रीनलैंड। क्या है वजह, एक से एक बेहतरीन और भी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ईरान पर अटैक से पहले भारत को भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और भारत को भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2 देशों के युद्ध के आड़ में दुश्मन देश अपने प्लान में कामयाब होने की पूरी कोशिश करता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी अपने भारत के डिफेंस सिस्टम का और भारतीय संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नौसैनिक ताकत को मिडल ईस्ट की ओर भेजने का फैसला कर लिया है। साउथ चाइना सी में तैनात एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड बोले तो सेंटकॉम के इलाके में भेजा जा रहा है। इस क्षेत्र में पूरा मिडल ईस्ट भी शामिल है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई वॉरशिप भी शामिल है दोस्तों। पूरे बेड़े को मिडल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लगेगा। आपको बता दें यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक युद्धों में युद्ध समूहों में गिना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। इस पर करीब 5000 सैनिक तैनात रहते हैं और 60 से भी 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं, जिनमें F/A-18 फाइटर जेट, रडार निगरानी विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल है। ये कैरियर अकेले ही एक छोटे देश की वायुसेना जितनी ताकत रखता है दोस्तों, और महीनों तक बिना किसी जमीनी बेस के ऑपरेशन कर सकता है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने आप में एक चक्रव्यूह है जो दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखता है। यह ग्रुप अपने आप में ही एक कंप्लीट सेना है दोस्तों, जिसे अब्राहम लिंकन कंपनी ने बनाया है, और इसका मुख्य हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूरे ग्रुप में एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर, 2 पनडुब्बियां, 7000 से 8000 सैनिक, 65 से 70 F-35 F/A-18 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट, हजारों टॉमहॉक मिसाइल और दूसरे हथियार जो ईरान के एयरबेस, नेवी बेस, ऑयल प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है दोस्तों। अब ये अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अब्राहम लिंकन का हमला हुआ तो क्या होगा दोस्तों। दरअसल अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईरान पर हमला किया तो हवाई हमले हो सकते हैं और 70 से भी ज्यादा विमान हर रोज 100 से 150 सॉर्टी कर सकते हैं। ईरान के एयरबेस, मिसाइल साइट्स, नेवल बेस, ऑयल प्लांट और कमांड सेंटर पर हमला हो सकता है। क्रूज मिसाइल अटैक के जरिए टॉमहॉक मिसाइल दाखिल मिलिट्री, नेवी, एयर डिफेंस और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो सकता है दोस्तों। ईरान की नौसेना तबाह हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल हो सकता है। ईरान की एयरफोर्स ग्राउंड पर आने को मजबूर हो सकती है। ऑयल साइट्स पर हमला हुआ तो ईरान अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। अभी सिर्फ ईरान की मिलिट्री को नुकसान हो सकता है, लेकिन जंग छिड़ने पर देश तबाह हो जाएगा दोस्तों। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अब्राहम लिंकन को ईरान के पास पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा। अब ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि इस लिंकन को भेजने में लगने वाले समय के दरमियान क्या पता ईरान का मन बदल जाए, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर ले, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी गेम खेलने और प्लानिंग रचने में पीछे नहीं हटते। आपको बता दें ट्रंप को लग
टकराई की 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसी बीच अब्राहम लिंकन की खबर सुनकर ईरान या खामेनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे या अपने आप तख्ता पलट हो जाएगा। हालांकि अब देखना यह होगा दोस्तों कि अब्राहम लिंकन क्या 1 हफ्ते बाद ईरान पहुंच पाएगा और पहुंचने के बाद क्या वाकई में अमेरिका दोस्तों ईरान पर बड़ा अटैक करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका वाकई में इस अब्राहम लिंकन से करेगा अटैक ईरान पर? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां ईरान में अगर सरकार बदलती है तो भारत को घाटा होगा या फायदा? वाकई में दोस्तों भारत को होगा बड़ा घाटा, लेकिन पाकिस्तान और चीन को होगा बम्पर फायदा। कैसे आपको बता दें, ईरान में अयतुल्लाह अली खामेनेई का शासन पहली बार अंदर और बाहर से इतने दबाव में है। एक तरफ देश में प्रदर्शन चल रहे हैं तो वहीं अमेरिका की ओर से लगातार सैन्य हस्तक्षेप की धमकियां दी जा रही हैं। बीते करीब 4 दशकों में देश से बाहर रह रहे विपक्षी नेता रजा पहलवी भी एक्टिव हो गए हैं और उनका कहना है कि वो जल्दी ईरान लौट सकते हैं। ऐसे हालात में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें काफी ज्यादा है। इस बीच जानकारों का कहना है कि यदि ईरान में सरकार बदलती है तो इससे भारत को ही झटका लगने वाला है दोस्तों। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इसका बम्पर फायदा होगा। आखिर क्यों, आपको बता दें। पहली वजह यह है कि जब पाकिस्तान जमीनी रास्ते के जरिए पश्चिम एशिया पहुंचने की भारत की कोशिशों के आड़े आता है तो उसमें ईरान एक मददगार के रूप में दिखता है। सालों से ईरान और भारत इस मामले में रणनीतिक साझेदार रहे हैं। चाबहार बंदरगाह उसकी एक बानगी है जिसे चीन और पाकिस्तान के बनाए ग्वादर पोर्ट के मुकाबले में देखा जाता है। इसके अलावा सुन्नी मुसलमान देश पाकिस्तान जब उम्मा के नाम पर इस्लामिक एकता की बात करते हैं तो उसमें ईरान एक काउंटर बैलेंस बनाता है। भारत के लिए यह फायदे की स्थिति रही है, लेकिन जब ईरान में अमेरिकी पिट्ठू सरकार होगी तो भारत के लिए यह स्थिति बदल जाएगी दोस्तों, पूरे तरीके से पलट जाएगी स्थिति। बांग्लादेश में ऐसे हालात देखने को मिल चुके हैं। जब नेतृत्व बदला तो वहां की नई सरकार पाकिस्तान और चीन को ज्यादा तवज्जो देने लगी, उनके करीब ज्यादा दिखाई देने लगी। इसी तरह ईरान में यदि अस्थिरता पैदा हुई तो फिर नया संकट होगा। वहां जिन रजा पहलवी को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और सरकार बदलने की स्थिति में जिनके सत्ता में आने की ज्यादा संभावना है, वो यदि सत्ता में आए तो निश्चित ही अमेरिका की प्राथमिकताओं को ज्यादा तवज्जो मिलेगा। भारत और ईरान मिलकर जिस चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा अहम है अपने भारत के लिए। इससे पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत की पश्चिम एशिया में सीधी पहुंच होती है। अब यदि सत्ता बदली तो फिर देखना होगा कि ईरान की नई सरकार की प्राथमिकता में यह पोर्ट कितना है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वो इस्लामिक एकता की बात करता रहा है, लेकिन ईरान उसके साथ उस तरह नहीं रहा है जैसे तुर्की और अन्य देश रहे हैं। अब यदि ईरान की सत्ता बदलती है और अमेरिका के कहने पर वो पाकिस्तान के साथ गया तो फिर भारत के लिए नई चिंता खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान एक सुन्नी अतिवादी देश है जबकि शिया मुल्क ईरान है। ईरान का शिया कनेक्शन भारत के साथ एक संतुलन बनाने वाला रहा है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान एजेंडे को भी ईरान ने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। वहीं दोस्तों अब यदि ईरान कमजोर हुआ तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को फायदा मिलेगा जो इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व के प्रयास कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो जैसा संगठन बनाने की बात कर रहा है। फिर ईरान के कमजोर होने पर उसके इस एजेंडे को और धार मिल सकती है। आशा करते दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर ईरान में सत्ता बदलती है, तख्ता पलट होता है, अमेरिका समर्थित सरकार बनती है, ट्रंप का पिट्ठू ईरान की सत्ता हासिल करता है तो भारत को बड़ा घाटा होने वाला है दोस्तों। लेकिन वहीं भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को तगड़ा फायदा होगा। अब आप क्या चाहेंगे और भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए आज के समय में खामेनेई सरकार को लेकर, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है कि सत्ता बदलने पर क्या परिवर्तन होंगे, भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे, आपकी तरह और भी लोग जाने, इसीलिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका को भनक तक नहीं लगी तनाव के बीच इजराइल ने ईरान से सीक्रेट डील कर ली दोस्तों। दिसंबर के अंत में ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू होने से कुछ दिन पहले इजराइल ने रूस के जरिए ईरानी नेतृत्व को संदेश भिजवाया दिया था और इसमें संकेत दिया गया था कि जब तक ईरान की ओर से हमला नहीं होता इजराइल भी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी यही भरोसा दिलाया कि वो पहले हमला नहीं करेगा। इस कूटनीतिक संदेश का मकसद ईरान को टकराव से दूर रखना और हालात को क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकना था। आपको बता दें इजराइल के सरकारी विमान के देश से बाहर जाने की खबरों ने अटकलों को और हवा दे दी है, लेकिन अब तनाव के माहौल में बड़ा ये खुलासा हुआ है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनों से ठीक पहले इजराइल और ईरान के बीच रशिया की मध्यस्थता से गुप्त संदेशों का आदान प्रदान हुआ था ताकि किसी भी सूरत में सीधी जंग से बचा जा सके। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा मध्यस्थता हुआ है दोस्तों तो क्या जो अमेरिका इजराइल के साथ उम्मीदें लगाकर बैठा है कि अगर मैं ईरान पर हमला करूंगा तो उधर से इजराइल भी ईरान पर अटैक करेगा, तो क्या इस मध्यस्थता के होने के बाद भी
इजराइल ईरान पर करेगा अटैक, क्या करेगा वो इस मध्यस्थता का वायलेशन? आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, इधर रशिया ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को सुनाया देश छोड़ने का फरमान, 2 हफ्ते का दे दिया वक्त। दोस्तों रशिया ने गुरुवार को एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश दूतावास का इस सदस्य ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम किया है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि ब्रिटिश डिप्लोमेट की मान्यता रद्द कर दी गई है और उन्हें 2 सप्ताह के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि रशिया में ब्रिटेन की चार्ज डी अफेयर्स ढेने ढोलकिया को नोटिस लेने के लिए मंत्रालय के मॉस्को हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। इस रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रूसिया में बिना बताए काम कर रहे ब्रिटिश इंटेलिजेंस अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मसले पर ब्रिटेन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले पर ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये तो रही ब्रिटिश डिप्लोमेट को रशिया छोड़ देने का फरमान जारी करने की खबर। लेकिन वहीं आपको बता दें, क्या पुतिन के रडार पर आया है जर्मनी और ब्रिटेन वाकई में परमाणु हमले को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस बार निशाने पर है यूरोप की 2 सबसे ताकतवर ताकतें जर्मनी और ब्रिटेन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और उनके पूर्व सलाहकार सरगेई करानागोव ने साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। सरगेई करागानोव ने कहा है कि अगर रशिया को हार के करीब धकेला गया तो यूरोप खासकर जर्मनी और ब्रिटेन परमाणु हमले की चपेट में आ सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी तरह का समझौता होता नहीं दिखाई दे रहा। करागानोव ने टक्कर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में कहा कि रशिया को सबसे बड़ा खतरा यूरोप के उन्हीं देशों से है जो युद्ध को लगातार हवा दे रहे हैं। रूस के नजरिए से देखें तो यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ही सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और इनमें ब्रिटेन और जर्मनी रशिया के खिलाफ सबसे आक्रामक भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, मुनीर को फेवरेट जनरल बताने वाले ट्रम्प ने आखिर क्यों रोका पाकिस्तानियों का वीजा, अमेरिका में बसने पर परमानेंट रोक। दोस्तों इस बैन के बाद गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने बेइज्जती के बाद तोड़ी चुप्पी। बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसका नाम इमिग्रेंट वीजा बैन वाले 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को न जाने किन किन विशेषणों से नवाजा। ट्रम्प ने मुनीर को कभी माई फेवरेट जनरल कहा तो कभी हाईली रिस्पेक्टेड जनरल बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ग्रेट पीपल कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति से तारीफें सुनकर पाकिस्तानी फूल रहे थे। उन्हें लगा कि ट्रम्प के रूप में उन्हें एक शक्तिशाली डैडी मिल गया है, पिताजी मिल गए हैं पाकिस्तान के। लेकिन 14 जनवरी की रात को अमेरिका ने जो आदेश जारी किया दोस्तों, उससे हवा में उड़ रहे पाकिस्तानी जमीन पर आकर गिर गए। जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तानियों के अमेरिका एंट्री पर अनिश्चित काल के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। इस लिस्ट में 74 और देशों के नागरिक भी शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का होना पाकिस्तानी सत्ता को चौंका गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान समेत 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया को निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन का ये आदेश 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रम्प की दूसरी टर्म में इमिग्रेशन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है, जो अमेरिका में लीगल इमिग्रेशन को सख्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अमेरिका में बसने की सोच रहे पाकिस्तानियों के मंसूबों पर यह कुठार आघात जैसा है। तो वहीं आपको बता दें, ट्रम्प के प्लान पर नाटो ने चली भयंकर चाल। अचानक 6 देशों की सेना पहुंची ग्रीनलैंड। क्या है खबर बता दें, ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। किसी भी बाहरी खतरे से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नाटो देशों ने सक्रियता बढ़ा दी है। डेनमार्क की अपील पर अब तक 6 नाटो देशों ने वहां अपने सैनिक या सैन्य कर्मी भेजने का फैसला किया है। इनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा शामिल है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत के चलते ये वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ चुका है। दोस्तों इस सैन्य गतिविधि का मकसद पूरी तरीके से साफ नहीं है। एक तरफ नाटो देश ये दिखाना चाहता है कि वे ट्रम्प की सुरक्षा संबंधित चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। वे ये भी संकेत देना चाहते हैं कि अगर रशिया और चीन से खतरे की बात है तो उसका समाधान नाटो के भीतर मिलकर काम करना है। दूसरी ओर यूरोपीय और कनाडाई सैनिकों की मौजूदगी ट्रम्प के लिए एक संदेश भी हो सकती है और ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करने का मतलब अपने ही करीबी सहयोगी से टकराव मोल लेना होगा। हालांकि सभी देशों ने बहुत सीमित संख्या में सैनिक भेजे हैं, जिससे ये साफ है कि ये कदम आक्रामक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक एकजुटता दिखाने के लिए है। तो वहीं आपको बता दें,
दुनिया भर में हो रही हलचल के बीच अपने देश के बगल में भी एक खिचड़ी पक रही है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। तुर्की के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के एक रक्षा गठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब इस्लामी और अरब देशों के बीच व्यापक सुरक्षा गठबंधन की मांग तेज हो रही है। अब सवाल है कि क्या इससे इस्लामिक नाटो का उदय हो सकता है? ऐसा कोई भी गठबंधन भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। तुर्की के हथियारों की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति और सऊदी अरब के पैसे का कॉकटेल तैयार होने की कवायद चल रही है। दोस्तों, अहम बात तो यह है कि यह सुरक्षा व्यवस्था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के आर्टिकल 5 के जैसी है, जिसमें किसी एक पर हमले को सामूहिक हमला माना जाता है। अमेरिका और यूरोप के नाटो के कानून के तहत सामूहिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान पिछले साल एक रक्षा समझौते में शामिल हुए थे। अब खबर यह है कि तुर्की भी इस गठबंधन में शामिल होने की योजना बना रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस संभावित गठबंधन को इस्लामिक नाटो का नाम दिया है। हालांकि यह आधिकारिक नाम नहीं है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच किसी भी तरह का सुरक्षा गठबंधन भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि यह गठबंधन भारत के लिए कितना बड़ा चुनौती साबित होगा। आपको बता दें, भारत के लिए यह गठबंधन कई स्तरों पर चिंता का विषय बन सकता है। पाकिस्तान को यदि सऊदी अरबिया और तुर्की से खुला समर्थन मिलता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और तुर्की भारत के खिलाफ कई मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन जता चुका है। ऐसे में तीनों देशों का एक अन्य तरीके से सैन्य ब्लॉक बनना भारत की कूटनीतिक रणनीति को नई चुनौती में डाल सकता है। हालांकि भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति अभी भी मजबूत है, लेकिन यह गठबंधन दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति को नए मोड़ पर ले जा सकता है। दोस्तों, वहीं इस्लामिक नाटो जैसे गठबंधन का सबसे सीधा असर इजराइल पर पड़ेगा। इजराइल पहले ही खुद को चारों ओर से विरोधी ताकतों से घिरा हुआ मानता है। यदि यह गठबंधन औपचारिक रूप ले लेता है तो इजराइल की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। यूरोप के लिए भी यह स्थिति नई चुनौती होगी, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य होते हुए भी एक अलग इस्लामिक सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है। इससे नाटो की आंतरिक राजनीति और संतुलन पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ये तीनों मिलकर भारत को परेशान कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या ये भारत के लिए खतरा है? क्योंकि भारत की आज जो डिफेंस स्थिति है दोस्तों, स्टेटस है, वो इन तीनों देशों से काफी मजबूत है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी अहम जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।